हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए फिर से वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट लेके आया हूं, जीव विज्ञान का 5वां चैप्टर। जो इससे पहले 4 चैप्टर मेरा वीडियो बन चुका है, प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ऐप डाउनलोड अगर नहीं किए हैं जो बच्चे, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। प्ले लिस्ट के नीचे आप देख सकते हैं लिंक डाला हुआ है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और 3-4 महीना में बिहार बोर्ड का अच्छी तरह से और सब्जेक्ट का तैयारी कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट को पढ़ाया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, सलाम सर नाम से ऐप है और कम रुपया में ओनली 99 रुपीज में आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग चैप्टर क्या करेंगे, 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। 5वां चैप्टर बायो का नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण और समन्वय क्या है इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। देख सकते हैं पहला पॉइंट, नियंत्रण क्या है। नोट पॉइंट में हम लोग पहले समझेंगे नियंत्रण क्या है। तो नियंत्रण हमारे शरीर को अच्छे तरीके से काम करने के लिए दिमाग के द्वारा जो निर्देश दिया जाता है। कोई भी काम हम लोग करते हैं तो दिमाग के द्वारा जो निर्देश दिया जाता है, उस दिमाग की वजह से हम लोग जैसे हाथ हिलाते हैं, बोलते हैं, ये क्या है, हम लोग का नियंत्रण है। उसे ही क्या कहेंगे हम लोग, नियंत्रण कहते हैं। यह जीव जंतु एवं पेड़ पौधों सब में होता है। तो अब हम लोग नीचे देखेंगे नोट पॉइंट में कुछ समन्वय क्या है। तो समन्वय का अर्थ तालमेल होता है, यानी हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के बीच जो कार्य तालमेल के साथ होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, समन्वय कहते हैं। जैसे बोलते समय हाथों का इशारा होना, जैसे हम बोलते हैं तो हाथों का इशारा अपने आप हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, समन्वय कहलाएगा। यानी कोई भी काम करते हैं, दिमाग निर्देश देता है, उस काम को करते हैं। उस काम को करते वक्त हमारे हाथों का इशारा देना, कोई भी काम का निर्देश कराना, ये क्या करता है, समन्वय कहलाता है। तो ये नियंत्रण और समन्वय का मतलब आपको बता दिए। अब हम लोग इसका परिभाषा करेंगे। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, हार्मोन, जो भी आई है, वेरी इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड का। हार्मोन्स कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, हार्मोन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आंसर देना है, हार्मोन्स एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, कौन सा पदार्थ है, जटिल है और कार्बनिक पदार्थ है। कार्बन की मात्रा इसमें होता है। जो सजीवों में होने वाली, सजीव का मतलब जो भी चीज दुनिया में खाता पीता है सजीव है। जो सजीवों में विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं जैसे लंबा मोटा दाढ़ी आना, ये सभी क्रियाओं में वृद्धि एवं विकास, प्रजनन आदि का नियंत्रण करता है, उसी क्या कहते हैं, हार्मोन्स। हमारे शरीर में हार्मोन्स की वजह से ये सभी क्रियाएं होती है, लंबा होना, मोटा होना, दाढ़ी आना, कई सारी क्रियाएं होती है हार्मोन्स की वजह से ही। तो ये क्या कहलाएगा, हार्मोन। इसे ग्रंथि रस भी कहते हैं। यह कोशिकाओं एवं ग्रंथियों से स्रावित होता है। तो ये कहाँ से स्रावित होता है हार्मोन, कोशिकाओं और ग्रंथियों से स्रावित होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ग्रंथि रस भी कहा जाता है। जो हमारे शरीर के अंदर एक दूसरे से तालमेल मिला करके वो क्या करता है, बहते रहता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, पौधों में उत्सर्जी कैसे होता है। देख सकते हैं उत्तर में, पेड़ पौधों में पत्तियों पर उपस्थित रंध्रों से, क्योंकि इससे पहला चैप्टर में हम दिखा दिए थे पत्तों में रंध्र होता है। जैसे एग्जाम्पल, ये पत्ता अगर ले ले हम लोग, ये पत्ता अगर ले ले तो इस पत्तों के अंदर क्या होता है, रंध्र होता है। रंध्र, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रंध्र। इसके द्वारा जल का क्या करता है, वाष्प होता है एवं गैसों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो उत्सर्जी पदार्थ अगर पूछे पेड़ पौधों में तो क्या होता है, तो देख सकते हैं टेनिन होता है, रेजिन होता है और गोंद के रूप में ये क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ है। ये उत्सर्जी पदार्थ का नाम है। तो पेड़ पौधों में कैसे होता है, तो याद रखिएगा, रंध्रों से जल का वाष्प होता है एवं गैसों का क्या हो जाता है, उत्सर्जन होता है। तो उत्सर्जी पदार्थों का नाम पूछेगा पेड़ पौधों में तो आपको ये बताना है, टेनिन, रेजिन और गोंद, ये पेड़ पौधों से उत्सर्जी पदार्थ का नाम है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ेंगे हम लोग, पौधों यानी पादप में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। अर्थात दूसरा तरीका से पूछ सकता है आपको, पादप हार्मोन किसे कहते हैं, पादप हार्मोन किसे कहते हैं, इस तरह से पूछे, या पेड़ पौधों या पादप में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, इस तरह से पूछे। ये क्वेश्चन 2 तरीका से आपको पूछ सकता है। तो जवाब क्या हो जाएगा, देख सकते हैं उत्तर हो जाएगा, पौधों में होने वाले जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थों को पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। ठीक है, ये पौधों की विभिन्न अंगों में लघु मात्रा में पहुंचकर वृद्धि एवं उनके अनेक उपापचयी क्रियाओं को क्या करती है, नियंत्रण करती है। तो इस तरह से आप इसका परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर पढ़ेंगे। देख सकते हैं कि
पेड़ पौधों में जो हार्मोन स्रावित होता है, तो आखिर वो हार्मोन के कितने भाग हैं, हार्मोन के बारे में अभी हम लोग उसका पढ़ेंगे। पादप हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे कि पादप हार्मोन कितने भागों में बांटा गया है, कितने वर्गों में बांटा गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पादप हार्मोन को मुख्य 5 वर्गों में बांटा गया है। ये पांचों हार्मोन का नाम है ऑक्सिन हार्मोन, जिबरेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, एब्सिसिक एसिड या अम्ल बोल सकते हो हार्मोन, एथिलीन हार्मोन। ये सबका हम लोग क्या करेंगे, अभी नोट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, देख सकते हैं पहला कौन सा है हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन। ये हार्मोन पेड़ पौधों में स्रावित होता है, ठीक है। पेड़ पौधों में स्रावित जब होता है तो कौन सा हार्मोन किस तरह का कार्य करता है उसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो पहला क्या है ऑक्सिन हार्मोन। ये पौधों की लंबाई में सहायक हार्मोन होती है, यानी पेड़ पौधा को वृद्धि करने में, बड़ा करने में क्या करता है, मदद करता है। ये कोशिका विभाजन में सहायक करता है, कोशिकाओं को बांटने में क्या करती है, मदद करती है। ये बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक करते हैं। बीज रहित, जिसके अंदर बीज नहीं होता है, उसको उत्पादन करने में क्या करता है, मदद करता है। ये पत्तियों को गिरने से क्या करता है, रोकता है। तो ये हार्मोन का, ऑक्सिन हार्मोन का ये सब पेड़ पौधों में काम होता है। तो ये जितने भी है सभी हार्मोन है जो पेड़ पौधों में क्या क्या कार्य करता है, ये पूरा नोट पॉइंट में दिया हुआ है। अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग फिर पढ़ेंगे, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे जिबरेलिन्स। ये पौधों की लंबाई वो पुष्प उत्पत्ति में सहायक करता है, यानी पौधों की क्या करता है, लंबाई और पुष्प का मतलब फूल को क्या करता है, विकास करने में मदद करता है। यह पौधों के ऊपरी सिरा में होता है, पौधा के ऊपरी सिरा में होता है ये। इसकी कमी से पौधों में बौनापन हो जाएगा। अगर ये ना रहे, ये जिबरेलिन्स हार्मोन पेड़ पौधों में अगर ना रहे तो पेड़ पौधा वो क्या हो जाता है, बौनापन हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है, देख सकते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन। यानी ये बीजों के भ्रूण कोष को वृद्धि करता है, यानी जहां पुष्प के नीचे वाला भाग होता है वो भ्रूण कोष को क्या करता है, वृद्धि करने में मदद करता है। ये पौधों के जड़ों एवं पत्तियों में भी क्या करता है, वृद्धि करता है। पौधों के जड़ों एवं पत्तियों को वृद्धि करता है। ये कोशिका विभाजन करता है, कोशिका विभाजन उसमें भी किया था। ये पत्तियों को हरी और ताजी बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत ही आसान है। चौथा नंबर का हार्मोन देख सकते हैं हम लोग, एब्सिसिक एसिड क्या है। तो एब्सिसिक एसिड का काम क्या होता है, ये पत्तों को मुरझाने में मदद करता है। जैसे पेड़ से पत्ते झड़ने लगते हैं, धीरे धीरे सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, और फल भी क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं कभी कभी। तो किसकी वजह से होता है, एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है। ये कलियों एवं बीजों के अंकुरन को क्या कर देता है, रोक देता है, सड़ा देता है, ठीक है। ये क्या करता है, कलियों एवं बीजों के अंकुरन को क्या करता है, रोकता है। यह पौधों पर छिड़काने से पत्तियां, फल एवं फूल का विलगन हो जाता है। यानी किसी पेड़ पौधे पर अगर छिड़काव किया जाए इस हार्मोन का, तो उसमें से फल फूल क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा और वो अलग हो जाएगा। लास्ट हार्मोन है हम लोग के पास एथिलीन। एथिलीन हार्मोन को अभी हम लोग देखेंगे। ये गैस के रूप में पाया जाता है, ये गैस के रूप में पाया जाता है, और फल को पकाने वाला हार्मोन है ये। तो फल को पकाने वाला हार्मोन अगर पूछे तो आपको याद रखना एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन क्या है, यानी नर्वस सिस्टम क्या है। तो देख सकते हैं ये नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र है, इसका फिगर। अब इसके माध्यम से इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले समझेंगे फिगर को, उसके बाद आपको मैं नोट पॉइंट बताने वाला हूँ। तो देख सकते हैं ये तंत्रिका तंत्र है, ये तंत्रिका तंत्र है। इसको बीच में केंद्र पाया जाता है, इसको केंद्र कहा जाता है। और साइड में ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, ड्राइट कहा जाता है। और इसके बीच में जो भरा है इसको क्या कहा जाता है, कोशिकाएं, ये साइटोन, कोशिकाएं साइटोन कहा जाता है। उसके बाद ये बीच में जो नाला है बीच टाइप में, एक्सॉन कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। और बीच में ये सब बिंदु जो होता है, बिंदु, इस पॉइंट बिंदु को श्वास कोशिका कहा जाता है। और उसके बाद बीच में जो लाइन है इसको क्या कहा जाएगा, तंत्रिका कक्ष, ठीक है। तंत्रिका कक्ष बोलो या एक्सॉन बोलो। तो ये नर्वस सिस्टम का ये पार्ट है। इस फिगर को आप अच्छी तरह से उतार लीजिए, सबका नाम दिया हुआ है। और नीचे कुछ पार्ट है, देख सकते हैं नीचे कुछ पार्ट है, नीचे उसका पार्ट दिया हुआ है। नीचे का पार्ट का नाम क्या है, तंत्रिका शिरा, नीचे इस सब पार्ट का नाम। और इस जो गोल वाला पार्ट है, सूत्र युग्मक गांठे कहा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट को आप अच्छी तरह से उतार लीजिए। अब इसके बारे में हम लोग जितना भी चीज वहां देखे, इसके बारे में परिभाषा में हम देख सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन क्या है। तो यहाँ से हम लोग उत्तर देंगे, एक ऐसा तंत्र जो सोचने, समझने एवं स्मृति का मतलब याद रखने के साथ साथ पूरे शरीर का नियंत्रण रखता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं।
ये सोचने समझने और याद रखने की क्षमता है, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, तंत्रिका तंत्र कहेंगे। याद रखने की क्या करता है, नियंत्रण रखता है। तो जंतुओं के शरीर में एक विशेष प्रकार की उत्तक होता है जिसे तंत्रिकीय उत्तक कहते हैं। तंत्रिकीय उत्तक कोशिका या न्यूरॉन का बना होता है, ठीक है, जिसे तंत्रिकीय उत्तक कहते हैं। यानी तंत्रिकीय उत्तक कोशिका या किसका बना होता है, न्यूरॉन का बना होता है। ये सबसे लंबी कोशिका होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत आसान परिभाषा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। फिर देख सकते हैं नोट में दिया हुआ है कि प्रत्येक न्यूरॉन में एक ताराकार कोशिका काई होता है जिसे साइटोन कहते हैं। ये जो ताराकार बना हुआ है देख सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, साइटोन बोलेंगे। साइटोन बोलेंगे, साइटोन कहते हैं। इसमें कोशिका गर्भ तथा एक बड़ा न्यूक्लियस केंद्र होता है। इसमें कोशिका गर्भ क्या है, भरा हुआ है, और एक बड़ा न्यूक्लियस केंद्र होता है, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है साइटोन से अनेक पतले तंतु निकलते हैं। इस साइटोन से क्या होता है, पतले पतले तंतु निकला हुआ है, देख सकते हैं, इसको तंतु बोलेंगे हम लोग। तंतु को जिसे क्या कहा जाता है, डेंड्राइट कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे, उनमें से जो सबसे लंबी होती है वो अक्ष होती है। देख सकते हैं ये सबसे लंबी है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तंत्रिका कक्ष या अक्ष बोलेंगे, या एक्सोन कहलाता है। एक्सोन में कोशिका द्रव भरे होते हैं। क्या होते हैं, एक्सोन में कोशिका द्रव, इसमें कोशिका द्रव भरा पड़ा है, ठीक है, कोशिका द्रव होता है। एक्सोन में कोशिका द्रव भरे होते हैं। इसके अन्य छोटे तंतु डेंड्राइट्स कहलाते हैं। छोटे छोटे जितने भी तंतु है, छोटे छोटे देख सकते हैं, क्या कहलाएंगे, डेंड्राइट कहलाएंगे। ये इसका क्या था, अध्ययन था, जब भी आता है 5 नंबर के लिए आता है। तो तंत्रिका तंत्र को हम लोग इस तरह से समझ चुके हैं। अब तंत्रिका तंत्र के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य के मस्तिष्क का। क्वेश्चन पूछा है, मनुष्य के मस्तिष्क का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो मनुष्य का मस्तिष्क आप इस तरह से बनाइएगा, देख सकते हैं, इस तरह से मनुष्य का मस्तिष्क बनाना है। और ये इसको कितने भागों में बांटा गया है, मनुष्य के मस्तिष्क को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है, देख सकते हैं। अग्र मस्तिष्क, जो ये भाग अग्र मस्तिष्क का है। उसके बाद मध्य मस्तिष्क, ये वाला भाग मध्य मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है, देख सकते हैं। उसी तरह उसके नीचे है ये पार्ट, इस पार्ट को क्या कहा जाता है, इस पार्ट को पश्चिम मस्तिष्क, जो 3 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ हम लोग समझ सकते हैं, आगे का ऊपर का हिस्सा जो है अग्र मस्तिष्क होता है, उसके नीचे जो जस्ट नीचे होता है वो मध्य मस्तिष्क में आते हैं। नीचे वाला हिस्सा देख सकते हैं, इसके नीचे। उसके बाद उससे पीछे वाला हिस्सा, इसके अंदर का भाग, पीछे का हिस्सा किस में आते हैं, तो पश्चिम मस्तिष्क के अंतर्गत आते हैं। तो ये पहला भाग, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, और ये सबसे पिछला हिस्सा है जिसे पश्चिम मस्तिष्क कहा जाता है। तो इस पार्ट को आप उतार लीजिए। उसके ऊपर देख सकते हैं कपाल यानी खोपड़ी कहा जाता है, ऊपर हम लोग का खोपड़ी है। तो क्या करता है, इसको सुरक्षित रखता है, मस्तिष्क को सुरक्षित रखने में मदद करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका परिभाषा पढ़ेंगे एक एक करके। तो क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, मनुष्य के मस्तिष्क का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो आपको चित्र भी बनाना है और परिभाषा भी देना है। तो हम लोग परिभाषा भी पढ़ेंगे, देख सकते हैं। मस्तिष्क एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग है। ये तो हर हालत में महत्वपूर्ण है ही, जानते हैं। मस्तिष्क के वजह से ही हम लोग हर वो काम करते हैं, सोचने समझने की क्षमता, हर वो काम मस्तिष्क की वजह से होता है। तो महत्वपूर्ण भी है और कोमल भी है, कोमल भी होता है, महत्वपूर्ण और कोमल अंग है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मस्तिष्क की ही होती है। जो भी चीज हम लोग सोचते हैं, समझने, कार्य करते हैं, हर काम मस्तिष्क के द्वारा ही होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मस्तिष्क का ही होता है। मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है। खोपड़ी, ये देख सकते हैं, खोपड़ी यानी कपाल, ये ऊपरी हिस्सा को हम लोग खोपड़ी कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है, वो सुरक्षित रहता है। उसके बाद इसका औसत आयतन लगभग 1650 ml बोलेंगे, या नहीं तो इसके भार के हिसाब से 1.5 kg का होता है, जो बहुत ही खास है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। तो मानव मस्तिष्क को अभी बताएं कि मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क उसके नीचे होता है, और पीछे जो होता है उसको पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। तो 3 भाग में हम लोग देख सकते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। अब उसी तरह हम लोग अग्र मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, जो खास होता है। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में 10th क्लास में बिहार बोर्ड से आते हैं, अग्र मस्तिष्क से ही पूछते हैं। हम लोग अग्र मस्तिष्क को पढ़ेंगे इस पार्ट में। तो
तो देख सकते हैं अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तो फिर 2 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क को फिर 2 भागों में बांटा गया है, एक परम मस्तिष्क या उसको सेरिबर्म भी कहते हैं, जो 2/3, ये अकेला 2 भाग है, तीसरा 3 में से, यानी 3 भाग जो है हम लोग का मस्तिष्क का, 3 भागों में से 2 भाग अकेला के बराबर है, वो इतना बड़ा है। उसके बाद डायनसेफ्रॉन है, डायनसेफ्रॉन के अंतर्गत थैलेमस और हाइपोथैलेमस आता है। तो अब बताए कि अग्र मस्तिष्क को कितने भाग बांटा गया है, 2 भागों में, एक परम मस्तिष्क, परम मस्तिष्क का दूसरा नाम सेरिबरम, कितने भागों में है ये, 2/3 भाग, अकेला ये 2 भागों के रूप में है। और दूसरा है डायनसेफ्रॉन, यानी उसके अंतर्गत थैलेमस और हाइपोथैलेमस आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में है, अग्र मस्तिष्क का वर्णन कीजिए। अग्र मस्तिष्क के बारे में अगर आपको बोले तो ये सब बात लिखना है, हम लोग यहाँ करेंगे। अग्र मस्तिष्क क्या है, या यहां से पढ़े, यह मस्तिष्क के शीर्ष, पार्श्व तथा पश्चिम भागों को क्या करते हैं, ढके रहता है। यह प्रथम और सबसे बड़ा भाग है, जो कितना भाग है, 2/3 भाग, ये अकेला 2/3 भाग का हिस्सा लिया हुआ है, ठीक है। यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, याद रखिएगा। अग्र मस्तिष्क को बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है, या सेरिबरम भी उसको हम लोग कहते हैं, या उसका दूसरा नाम सेरिबरम है। सेरिबरम का वर्णन कीजिए, या अग्र मस्तिष्क का वर्णन कीजिए, या उसके कार्य को लिखिए। तो उसका कार्य क्या होता है, हम लोग सेरिबरम के बारे में अभी पढ़ेंगे। सेरिबरम बोलो या अग्र मस्तिष्क, परम मस्तिष्क बोलो, सेरिबरम या परम मस्तिष्क का कार्य को लिखने बोले तो क्या क्या कार्य करता है, तो हम लोग देखेंगे। मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, कोई भी बात को सोचने समझने की शक्ति होती है, किसमें, सेरिबरम में। काम करने की प्रेरणा, कोई काम करेंगे या नहीं करेंगे, स्मरण करना यानी याद रखना, घृणा, प्रेम, खाना पीना आदि का नियंत्रण करता है। कौन करता है, तो सेरिबरम करता है। पढ़ेंगे, समय दिया हुआ है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली ग्रंथियां निम्न है। नंबर 1 पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, या इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, या मास्टर ग्रंथि कहते हैं। 3 नाम है इसका, याद रखिएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है, तो पीयूष ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद थायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। उसके बाद अग्नाशय की लैंगरहैंस की धूपिका, जनन ग्रंथि और अंडाशय। उसी में अंडाशय और विरेचन आते हैं। जनन ग्रंथि में अंडाशय और विरेचन आते हैं, जो नीचे होता है, देख सकते हैं। ये सभी ग्रंथियों का नाम है, याद रखिएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो कपाल में। उसके बाद गर्दन में हम लोग का थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि पाया जाता है। यहाँ अग्नाशय ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि पाया जाता है, और नीचे हम लोग का अंडाशय और विरेचन ग्रंथि पाया जाता है। ये ग्रंथियों का नाम है। अब एक एक करके थोड़ा सा परिभाषा पढ़ेंगे। कौन सा ग्रंथि कैसा हार्मोन स्रावित करता है, इंपॉर्टेंट सा पार्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि के बारे में अगर बताए आपको, पूछे क्वेश्चन में, तो याद रखना है यह ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है। अभी बताए ये ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में, कपाल में बोल सकते हैं। इस ग्रंथि में एसटीएस हार्मोन निकलता है। तो याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में ये आता है कि एसटीएस, यानी हिंदी में आएगा आपको एसटीएच हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। यह शरीर की वृद्धि करता है। शरीर की वृद्धि करने वाला ग्रंथि का नाम क्या है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि होता है। शरीर की वृद्धि करने वाला ग्रंथि का नाम क्या है, तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि है। ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जो कहाँ पाया जाता है, कपाल में। इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पहला पॉइंट उससे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है यहाँ, तो थायराइड ग्रंथि में क्या क्या होता है, देख सकते हैं हम लोग। TSH हार्मोन स्रावित होता है। ये मनुष्य में गले के शौच के नली के नीचे होता है। यह हार्मोन अधिक मात्रा में बहने पर थायराइड ग्रंथि क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ अधिक मात्रा में हार्मोन जब बहता है तो क्या होता है, थायराइड ग्रंथि बढ़ जाता है, और इसकी कमी से घेंगा या गलनकंड रोग उत्पन्न हो जाता है। इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। देख सकते हैं पैराथायराइड ग्रंथि, इसका आकार मटर के जैसी होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, इससे स्रावित होने वाला हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रण करता है। रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण करने का काम कौन करता है, तो पैराथायराइड करता है। इससे कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाने पर, इसमें अगर कैल्शियम की मात्रा अगर कभी बढ़ जाए तो क्या कौन सा बीमारी उत्पन्न हो सकता है, पथरी जैसी बीमारी उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, इस ग्रंथि में, पैराथायराइड ग्रंथि में कैल्शियम की मात्रा अगर बढ़ जाए तो पथरी जैसी बीमारी उत्पन्न हो जाती है।
और गलकंड या घेंगा रोग उत्पन्न होती है तो कौन सा थायराइड में होती है, कौन सा ग्रंथि में होती है, थायराइड ग्रंथि में उत्पन्न होती है, अगर इसमें हार्मोन्स की मात्रा क्या हो जाए, कमी हो जाए। अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है, देख सकते हैं, इसका आकार 6 से 7 mm का होता है और चौड़ाई 3 से 4 mm का होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, तो एड्रिनल ग्रंथि के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। इसका काम क्या है, यह ग्रंथि जीवन रक्षक हार्मोन का उत्सर्जन करता है। जीवन रक्षक हार्मोन जितने भी होते हैं हमारे शरीर में, उसका क्या करता है, उत्सर्जित करता है, यानी निकासी का काम करता है। यह रक्तचाप को नियंत्रण करता है, खून की मात्रा बनाए रखता है। वृक्क के ये ऊपर होता है, जस्ट वृक्क के क्या होता है, ऊपर होता है। अग्नाशय ग्रंथि को पढ़ेंगे हम लोग, देख सकते हैं अग्नाशय ग्रंथि का काम क्या है। अग्नाशय ग्रंथि एक हल्के पीले रंग का ग्रंथि होता है, तो ये पॉइंट याद रखना है आपको, हल्के पीले रंग का ग्रंथि कौन है, तो अग्नाशय है, जो अमाशय के बीच होता है। कहां होता है, अमाशय के बीच होता है। यह हार्मोन रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रण करता है। रक्त में ग्लूकोज को कौन नियंत्रण करता है, अग्नाशय। हल्के पीले रंग का ग्रंथि कौन है, अग्नाशय। रक्त में ग्लूकोज को कौन नियंत्रण करता है, अग्नाशय। इसके कम मात्रा में अगर बहने पर, मिलने पर मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाता है। याद रखिएगा, मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाएगा। अगर इसकी कमी हो जाए तो इंसुलिन नामक सुई दिया जाता है। इंसुलिन नामक सुई का सलाह डॉक्टर देते हैं। इसको याद रखिएगा, मधुमेह रोग से बचने के लिए। अंडाशय में, ये अंडाशय, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, बस ये दोनों पॉइंट है इसका। पॉइंट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन कौन करता है, तो विरिशन करता है। उसके बाद एस्ट्रोजन और प्रोटेस्टेरोन का हार्मोन का स्रावित कौन करता है, तो अंडाशय करता है। दोनों याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव आता है। अब हम लोग कुछ नोट पॉइंट पढ़ेंगे, जो खास था इस चैप्टर में, खास इंपोर्टेंस ऑफ सब्जेक्टिव हो चुका। एक लाइन का आंसर है जो आपको ऑब्जेक्टिव की तरह इसको पढ़ सकते हैं, वेरी खास है, जो किताब से मैं दिया हुआ है, किताब का नोट पॉइंट है। पौधों में शारीरिक कार्यों का नियंत्रण किस विधि से होता है, तो याद रखिएगा, रासायनिक विधि द्वारा या रासायनिक नियंत्रण द्वारा। पौधों के शारीरिक नियंत्रण, पौधों में जो अपने आप को बनाए रखता है, हरा फल फूल देता है, तो अपने आप को नियंत्रण रखता है, तो किस विधि द्वारा होता है ये सब, तो रासायनिक नियंत्रण विधि द्वारा होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट है सब। पौधों में हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ होती है, पौधों के बीच हार्मोन कहाँ उत्पन्न होती है, तो पौधों के आंतरिक भाग में, आंतरिक का मतलब अंदरूनी भाग में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किताब वाला है। एक पादप वृद्धि रोधक हार्मोन का नाम बताइए। एक तो एफसीसी एसिड है। फल पकाने वाले हार्मोन का नाम क्या है, तो एथिलीन है। ये गैस के रूप में भी पाया जाता है। फल पकाने वाले हार्मोन का नाम एथिलीन और ये गैस के रूप में पाया जाता है। पत्तियों के बिलगन में किस कार्बनिक रसायन की मुख्य भूमिका होती है, तो एब्सिसिक एसिड होती है। पत्तियों के बिलगन का मतलब पत्ता धीरे धीरे सर करके क्या हो जाता है, गल के नीचे गिर जाता है, तो एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है। ये हार्मोन अगर जिस पे पौधा में होता है तो वो क्या होता है, वो धीरे धीरे मरने लगता है। किस कार्बनिक रसायन की भूमिका रहती है, तो एब्सिसिक एसिड। बहुत खास है, सब ऑब्जेक्टिव उतार लीजिएगा, हर हाल को याद कर लीजिएगा, किताब का इंपोर्टेंट सब पार्ट है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है, तो न्यूरॉन कहा जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ चुका है, इसको याद कर लीजिएगा। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है, तो न्यूरॉन का होता है। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के 3 भाग का नाम लिखिए, तो आपको ये लिखना है, केंद्रीय तंत्रिका जो बीच में होता है, परिधीय तंत्रिका और स्वायत्त तंत्रिका। ये तीनों उसका नाम है, तंत्रिका तंत्र का, मनुष्य का। तीनों को याद कर लीजिएगा, बहुत खास है, सब क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे मस्तिष्क में बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन है, तो सेरिबरम। अभी हम लोग इसका परिभाषा पढ़ चुके हैं। जंतुओं के शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाओं का रासायनिक नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है, तो मस्तिष्क और हार्मोन्स के द्वारा। मस्तिष्क और हार्मोन ये दोनों है, तो हम लोग का शरीर है, नहीं है अगर होता तो हम लोग कोई काम की नहीं होते। अब हम लोग नोट पॉइंट थोड़ा सा देख लेंगे। नोट पॉइंट है यहाँ, देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका कौन है, तो आपको याद रखना है, न्यूरॉन होता है। जितने भी नोट पॉइंट पढ़ाने बहुत ही खास याद कर लीजिएगा, हर हालत में एग्जाम में मिस नहीं होगा सब। शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका कौन है, तो अंडाणु है। शरीर की सबसे छोटी तंत्रिका कोशिका कौन है, तो शुक्राणु है। याद रखिएगा, ये तीनों पॉइंट इंपोर्टेंट था। शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन, शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका अंडाणु, शरीर की सबसे छोटी तंत्रिका कोशिका को शुक्राणु। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, ये तीनों
लास्ट पॉइंट था। अब हम लोग ये चैप्टर फिनिश कर दिए। अब हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे ताकि चैप्टर वो मेरा हो जाए फिनिश। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव अब हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्टिव। इसका जितना भी इंपोर्टेंट था पूरा सब्जेक्टिव हम पढ़ा चुके हैं आपको। अब इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव, जो बहुत ही खास होता है। ऑब्जेक्टिव आपको अगर 40 नंबर लेके आ जाते हैं तो आपका समझ लीजिए कि फुल मार्क्स आएगा। अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का, कार्यों का नियंत्रण होता है, तो किसके द्वारा होता है देख सकते हैं, आंसर सी हो जाएगा, तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है, तो वृद्धि रोधक ये क्या करता है, पेड़ पौधों को वृद्धि होने से रोक देता है। एसिड नाम है एसिड, ये एसिड से याद कीजिएगा, एसिड है यानी पेड़ पौधों को वृद्धि होने से रोक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में यह सहायक होते हैं। तो बीज रहित पौधों को उत्पादन करने में कौन सहायक होते हैं, कौन मदद करता है, तो ऑक्सिन और जिबरेलिन हार्मोन्स, ये दोनों ऐसा हार्मोन है जो बीज रहित पौधों को क्या करता है, वृद्धि करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं, इनमें कौन फल पकाने वाला हार्मोन है। इस क्वेश्चन को बार बार पढ़ा चुके हम लोग। क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो पेड़ पौधों में पाया जाता है और फल को क्या करता है, पकाने में मदद करता है। ठीक है, ये गैस के रूप में भी पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास 5 है, देख सकते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंद तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रण करता है, तो आंसर हो जाएगा मेंडुला, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। अभी आपको नोट में पढ़ाएं, बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन होगा, तो सेरिबरम को याद रखिएगा, जो अग्र मस्तिष्क का ये भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं, हार्मोन स्रावित होता है। तो किससे हार्मोन स्रावित होता है, अंतः स्रावित ग्रंथियों द्वारा। अंतः स्रावित क्योंकि हम लोग के शरीर के अंदर जितने भी ग्रंथि है अंतः है, तो उसी के द्वारा ग्रंथि क्या होता है, हार्मोन स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, इसको भी अभी पॉइंट पढ़ाए हम, इस पॉइंट को अभी हम लोग सब्जेक्टिव में पढ़े। एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, तो किसमें होता है, नर लिंग में ये हार्मोन स्रावित होता है, एंड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये एक हार्मोन है, कहां से स्रावित होता है, अंडाशय द्वारा होता है, जो स्त्रियों में पाया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जितना भी पार्ट था आपको पढ़ा चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। बार बार रिपीट करके देख लीजिए, ताकि अगर समझ में ना हो तो बार बार रिपीट कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए, याद कीजिए। बिहार बोर्ड का एग्जाम अब होने वाला है, 1-2 महीना बचा हुआ है। अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए, कम रुपया में वो ऐप में ज्वाइन कर सकता है कोर्स को और क्रैश कोर्स को पढ़ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाया जाएगा ऑल सब्जेक्ट का। थैंक यू।